नमस्कार दोस्तों। डार्विन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये थ्योरी शुरुआत से ही धार्मिक समूहों के निशाने पर रही है। इसका कारण है कि यह थ्योरी कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करती है जिनको कोई भी धर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। करीब करीब सभी धर्म जीवों की उत्पत्ति और विकास के लिए किसी ईश्वरीय सत्ता को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि ये थ्योरी हमें बताती है कि धरती पर जीवों का विकास में किसी गॉड अल्लाह भगवान का हाथ नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ही वो ड्राइविंग फोर्स है जिसने इस धरती पर इतनी गजब की बायोडाइवर्सिटी को जन्म दिया है। यही नहीं, ये थ्योरी हमें बताती है कि इंसान भी कोई ईश्वर द्वारा रची गई खास रचना नहीं है, बल्कि वो भी एवोल्यूशन की तमाम स्टेजेस को पार करके वर्तमान में अपनी इस अवस्था तक पहुंचा है। और यही कारण है कि सभी धर्मों को इस थ्योरी से प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी धर्मों का आधार इंसान और ईश्वर के संबंधों पर ही टिका है। अब्राहमिक रिलीजन्स, जो कि ये मानते हैं कि ईश्वर ने इंसान को अपने हाथों से एक खास मकसद के लिए बनाया है, वो इस थ्योरी का जमकर विरोध करते हैं। हालांकि भारतीय धर्मों में इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ भारतीय मत भी हैं जो कि इस सिद्धांत का पुरजोर खंडन करते हैं। आर्य समाज उन मतों में से एक है। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले सत्यपाल सिंह जी, जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी डार्विन की थ्योरी पर कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने इस सिद्धांत को गलत बताते हुए कहा था कि मानव का विकास बंदरों से नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है और स्कूलों में गलत सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर काफ़ी इस बारे में बवाल हुआ था। आज भी सोशल मीडिया पर तमाम आर्य समाजी इस सिद्धांत को गलत बताते हुए इस पर ऊटपटांग सवाल उठाते रहते हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मेरे एक आर्य समाजी मित्र ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, जिसमें आर्य समाज के एक प्रचारक आचार्य अग्निव्रत इस सिद्धांत पर कुछ सवाल उठा रहे हैं। ये वही आचार्य अग्निव्रत हैं जो कि पूर्व में भी कई वैज्ञानिक सिद्धांतों पर सवाल उठा चुके हैं। इनकी ये वीडियो YouTube पर मौजूद है और उसको लाखों लोग देख चुके हैं। मैंने भी उनकी ये वीडियो YouTube पर देखी, जिसमें उन्होंने इस थ्योरी पर बहुत से फ़नी सवाल उठाए हैं। फ़नी इसलिए क्योंकि उनके ये सवाल ये दर्शाते हैं कि उनको इस सिद्धांत के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब चूंकि लोगों को भी इस सिद्धांत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जिन लोगों को जानकारी है वे भी इस विषय को ठीक से समझाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि ये विषय बहुत वास्ट है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उनके सवाल किस तरह गलत हैं और इस संबंध में क्या सही जानकारी है वो रखने का प्रयास किया है। तो आइए सुनते हैं एक बार उनके सवालों को, और फिर उनके क्या सही जवाब हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कि जो कहते हैं कि अमीबा से धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य पैदा हुआ, वे मुझे बताएं कि अमीबा की उत्पत्ति कैसे हो गई, वो किसके विकास का परिणाम है। अमीबा की उत्पत्ति यदि रासायनिक क्रियाओं से इस भूमि पर हुई, तब मनुष्य के शुक्राणु अंडाणुओं की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी बात ही सरासर गलत है कि अमीबा की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं से हुई। यानी इनका कहना है कि पहले रासायनिक अभिक्रियाओं ने एक अमीबा को उत्पन्न किया और फिर उस अमीबा से आगे विकास बढ़ा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा कहां पढ़ा। क्या ये किसी वैज्ञानिक शोध का हवाला दे सकते हैं जिसमें ऐसा दावा किया गया हो? अमीबा कोई प्राइमोर्डियल लाइफ फॉर्म यानी प्रारंभिक जीव प्रारूप नहीं है, बल्कि एक बेहद विकसित जीव है। अगर हम अमीबा के सेल स्ट्रक्चर पर गौर करें तो हम पाते हैं कि अमीबा का सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल्स यानी वे सेल्स जो कि बेहद ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एक अलग मेम्ब्रेन में रहता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम जैसे सूक्ष्म जीवों के साथ साथ जितने भी जीव आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और आप खुद भी, वो सभी यूकैरियोटिक सेल से ही बने हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का विकास आज से लगभग 2.5 अरब साल पहले प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ था। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में बेहद सरल होते हैं। तमाम बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, वे सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही हैं। हालांकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक की तुलना में सरल होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने सरल भी नहीं होते कि किसी रैंडम केमिकल रिएक्शन से पैदा हो जाएं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी विकास की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही विकसित हुए हैं। तो अब
सवाल उठता है कि आखिर वो प्रारंभिक जीव कैसा था और कैसे विकसित हुआ। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि कोई अननोन वाइटल फोर्स है जो लाइफ की केमिस्ट्री को गति देती है। जो केमिकल्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो नेचर में खुद ब खुद नहीं बन सकते। लेकिन ये मिथक तब टूटा जब एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर ने लैब में यूरिया तैयार करके दिखा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, यूरिया यूरिन का मेन कंपाउंड है। 1952 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक स्टेनली मिलर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन धरती के वातावरण में मौजूद रही गैसों जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को एक बंद एपरेटस में सर्कुलेट किया। एक हफ्ते तक यह प्रयोग चलता रहा। उन्होंने पाया कि उनके फ्लास्क में पिंक कलर का एक चिपचिपा मैटर जम गया है। जब उन्होंने इस मैटर की जांच की तो उन्होंने पाया कि ये कई प्रकार के एमिनो एसिड्स थे। ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि एमिनो एसिड्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकते हैं। एमिनो एसिड्स का नेचर में खुद ब खुद बन पाना इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट क्लू था क्योंकि एमिनो एसिड्स ही लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लाइफ की लगभग सारी केमिस्ट्री इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। हमारा शरीर और सभी ऑर्गन्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं और ये प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स के ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बने हैं। वर्तमान में ऐसे तमाम कारणों को खोजा जा चुका है जिनसे ये क्लू मिलता है कि लाइफ की केमिस्ट्री को शुरू करने वाले कॉम्प्लेक्स केमिकल्स जैसे फैटी एसिड्स, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा प्राचीन धरती के एटमॉस्फेयर में बन सकते थे। इनमें से कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स की एक खासियत है कि ये अपने आप को एक खास पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। इनकी इसी खासियत ने कुछ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया। इन्हीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से वो पहला ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ जो अपनी कॉपी तैयार कर सकता था। बाद में समय के साथ वो स्पॉन्टेनियस चेंज जो किसी ऑर्गेनिज्म को किसी मामले में दूसरों से बेहतर बनाते थे, संरक्षित होते चले गए क्योंकि उनकी सर्वाइवेबिलिटी दूसरों से बेहतर थी। और इस तरह समय के साथ लाइफ की केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होती चली गई, जिसने करोड़ों साल के विकास के बाद पहले प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को जन्म दिया और फिर जिससे आगे विकसित होकर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा जैसे जीवों का जन्म हुआ। अमीबा में 500 से अधिक गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स। अब 500 गुणसूत्रों वाला अमीबा रासायनिक अभिक्रिया से बन गया। तब बंदर, चिंपैंजी, ओरांगुटान जिनमें 48 गुणसूत्र होते हैं और 40 गुणसूत्र वाला मनुष्य और इसमें स्त्री पुरुष के 23 गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु की उत्पत्ति वह अमीबा की तरह क्यों नहीं हो सकती? क्या आवश्यकता अमीबा से विकसित होने की? अब देखिए, यहाँ पर एक और सवाल है जो कि पहले पूछे गए सवालों की तरह ही गलत जानकारी का नतीजा है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अमीबा का विकास रासायनिक अभिक्रियाओं से नहीं हुआ था। अब यहाँ पर ये दूसरा सवाल करते हैं कि अमीबा के अंदर जब 500 गुणसूत्र हैं तो कम गुणसूत्र वाले जीव अमीबा की तरह ही रासायनिक अभिक्रियाओं से क्यों नहीं बन सकते? अब यहाँ भी एक गलत जानकारी है। यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जिन जीवों में गुणसूत्र ज़्यादा हैं वे अधिक जटिल जीव होने चाहिए और जिनके अंदर कम गुणसूत्र हैं वे सरल जीव होने चाहिए, जबकि ये भी बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्रोमोसोम्स की संख्या ज्यादा होने से किसी ऑर्गेनिज्म के ज्यादा डेवलप्ड या ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने का कोई संबंध नहीं है। क्रोमोसोम्स एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बंडल्स हैं। यदि किसी जीव का डीएनए यानी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम एक किताब की तरह माने तो क्रोमोसोम्स को हम उस किताब के चैप्टर्स की तरह मान सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ज्यादा चैप्टर्स यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी? जी नहीं। जिस तरह किसी किताब में चैप्टर्स की संख्या ज्यादा होने से उसमें मौजूद जानकारी के ज्यादा जटिल होने का कोई संबंध नहीं है, ठीक इसी तरह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ज्यादा क्रोमोसोम्स होने से उसके ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने का कोई संबंध नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आलू में 48 क्रोमोसोम होते हैं
जबकि इंसानों में 46। लेकिन आलू में क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होने के बावजूद उसके डीएनए में बेस पेयर्स की संख्या ह्यूमन डीएनए की तुलना में 4 गुना कम होती है। यानी क्रोमोसोम की संख्या कम होने के बावजूद इंसान का डीएनए आलू से 4 गुना ज्यादा समृद्ध है। लेकिन डीएनए में बेस पेयर्स ज्यादा होने का मतलब भी यह नहीं है कि वो जीव ज्यादा कॉम्प्लेक्स या ज्यादा विकसित होगा। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके डीएनए में बेस पेयर्स की संख्या इंसान से कई गुना ज्यादा है। जैसे सफेद फूल वाले इस पौधे पेरिस जैपोनिका के डीएनए में बेस पेयर्स की संख्या इंसान से 50 गुना ज्यादा है। पर जाहिर है इंसान इस जंगली पौधे से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। असल में हर जीव के डीएनए में मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक बहुत थोड़ा हिस्सा ही उपयोगी होता है। अधिकतर हिस्सा तो वो जंक होता है जिसे वो विकास की तमाम स्टेजेस से ढोता हुआ आ रहा है। वर्तमान में मौजूद हर जीव एवोल्यूशन के एक लंबे प्रोसेस से गुजरकर इस अवस्था तक पहुंचा है। सर्वाइवल के इस लंबे सफर के दौरान कई बार उसका डीएनए फ्यूज और डिफ्यूज हुआ है, जिसके कारण कुछ जीवों में क्रोमोसोम की संख्या कम तो किसी में ज्यादा हो गई है। डीएनए के फ्यूज और डिफ्यूज होने से जेनेटिक इंफॉर्मेशन घटती बढ़ती नहीं है। इसलिए ऐसा सोचना कि किसी जीव में क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स या ज्यादा विकसित होगा, एकदम गलत है। वो कहते हैं कि परिस्थिति के अनुकूल अंग विकसित होते चले गए। जैसी जिस प्राणी को विशेष आवश्यकता हुई वैसे वैसे अंगों का विकास हो गया। पंखों की जब आवश्यकता पड़ी, प्राणियों को जब उड़ने की आवश्यकता पड़ी, तब उनके पंख उगाए। क्यों उगाए? वो किसी शत्रु से दूर अपने आत्मरक्षा के लिए भागना चाहते थे, लेकिन उनका पंख नहीं थे, इसलिए उनमें पंख विकसित हो गए। आप सोचें, ये मनुष्य कब से प्रयास कर रहा है, देश देशांतर की यात्रा करे, लोक लोकांतर की यात्रा करे और मंगल पर जाने की सोचता है, चंद्रमा पर पहुंच गया और दूसरे ग्रहों पर जाने की सोचता है, बहुत सारी गैलेक्सियों की यात्रा करने के लिए सोचता है। उसके तो पंख नहीं हुए, उसको टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना पड़ा। उड़ने वाले पक्षियों के तो पंख उगाए, प्रकृति ने उगा दिए उनको, क्योंकि उनको आवश्यकता थी। लेकिन मनुष्य को आवश्यकता थी, उनके पंख क्यों नहीं उगे? अब देखिए यहां पर फिर एक सवाल जो कि अगेन गलत जानकारी का नतीजा है। ये ऐसा सोचते हैं कि शायद जीवों के चाहने से किसी अंग का, नवीन अंग का विकास हो जाता है। यानी जैसे पक्षियों ने चाहा तो उनके पंख उगाए, मनुष्य भी उड़ना चाहता है तो मनुष्य के पंख क्यों नहीं उगते? दोस्तों, एवोल्यूशन में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि किसी जीव के चाहने से उसका कोई अंग विकसित हो जाता है। यह एवोल्यूशन को समझने का बिल्कुल गलत तरीका है। एवोल्यूशन किसी जीव के चाहने या सोचने से नहीं होता। एवोल्यूशन का आधार है नेचुरल सिलेक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और समय समय पर होने वाले आकस्मिक म्यूटेशंस के कारण हर जीव अपने पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें रैंडम म्यूटेशन कई बार कुछ ऐसी खास एबिलिटीज को पैदा करते हैं जो उस जीव को अपने ग्रुप में दूसरों के कंपैरिजन में कंपटीशन में आगे कर देती है। लिहाजा वो म्यूटेशन आगे की पीढ़ियों में फैलता जाता है और उन खासियतों वाले और भी अधिक जीवों को जन्म देता है। इसी तरह लाखों साल की अवधि में समय समय पर होने वाले अनेक म्यूटेशन एक लंबे समय में कुछ बिल्कुल अनोखी क्षमताओं को जन्म दे सकते हैं। पक्षियों के उड़ने की क्षमता भी लाखों साल की अवधि में घटे उन तमाम म्यूटेशन का ही परिणाम है जिसने डायनासोर की एक प्रजाति को उड़ने वाले जीव में बदल दिया। और यह सब इसलिए नहीं हुआ कि वो डायनासोर उड़ना चाहते थे, बल्कि ये सब उन रैंडम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन का ही परिणाम था जिसने उनकी मौजूदा विशेषताओं को स्टेप बाय स्टेप इस तरह एक्सटेंड किया कि वे अंततः एक उड़ने वाले जीव में बदल गए। इन्हीं रैंडम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन ने वानरों की एक शाखा से इंसान जैसे जीव को पैदा किया। मनुष्य में भविष्य में यदि कुछ नई क्षमताएं विकसित होती हैं
तो वे भी म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन का ही परिणाम हुई, ना कि किसी के कुछ चाहने या सोचने का। वे कहते हैं शीत प्रधान देशों में जानवरों के पहले बाल नहीं थे, शीत प्रधान सर्दी लगी, धीरे धीरे बाल विकसित हो गए। मनुष्य भी शीत प्रधान देशों में रहता है, उसको कंबल और कोट स्वेटर की जरूरत पड़ी, उसके बाल नहीं हो गए। ये विकास यहाँ क्यों बंद हो गया? चलिए फाइनली कम से कम एक ऐसा सवाल तो आया जो कम से कम सही तो है। इनका कहना है कि जो जीव शीत प्रधान देशों में रहते हैं तो उनके तो बड़े बड़े बाल और फर होते हैं, लेकिन जो मनुष्य शीत प्रधान देशों में रहते हैं उनके इस तरह के बड़े बड़े बाल और फर क्यों नहीं हो पाते? शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों में लंबे बालों और फरों का विकसित होना भी एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन के कारण ही हुआ है। कोई जीव जब किसी कारण से ठंडे प्रदेशों में माइग्रेट करता है तो एनवायरनमेंट में हुए बदलाव के कारण यहां पर नेचुरल सिलेक्शन की एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। ठंडे प्रदेशों में जीवित बने रहने के लिए शरीर पर बालों का अधिक होना एक एडवांटेज है, क्योंकि लंबे बाल आपको सर्दी से सुरक्षित रखने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे में किसी प्रजाति के किसी ग्रुप में वो इंडिविजुअल जिनके शरीर पर औरों की कंपैरिजन में ज्यादा घने बाल हैं, इस एनवायरनमेंट में उनको एक एडवांटेज देते हैं। लिहाजा उनका सर्वाइवल रेट उस प्रजाति के और इंडिविजुअल की तुलना में बढ़ जाता है। जाहिर है जिनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा उनकी संतानोत्पत्ति की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। लिहाजा वे जीन्स जो घने बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हर पीढ़ी के साथ और रिच होते चले जाते हैं। इस तरह हर नई पीढ़ी के साथ ऐसे इंडिविजुअल की संख्या बढ़ती जाती है जिनके शरीर पर अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक बाल होते हैं। तो अब सवाल है कि ऐसा ही उन इंसानों के साथ क्यों नहीं हुआ जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं? इसका जवाब है इंसान लंबे समय से वस्त्रों और आग का इस्तेमाल कर रहा है। इंसानों के ऐसे समूह जिनमें ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके शरीर पर बाल अधिक हैं, उनको कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जिनके शरीर पर बाल कम भी हों वो भी वस्त्रों और आग के प्रयोग से खुद को सर्दी से बचा सकते हैं। लेमार्क कहता था जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, नीचे घास सूख गई, गर्दन लंबी करके पेड़ों की पत्तियां खाता था, धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी हो गई। उस लेमार्क को यह ध्यान नहीं रहा कि जब नीचे घास सूख जाती है तो पेड़ के पत्ते के हरे रहे, कितने वर्ष सूखी रही, कितनी पीढ़ियों में लंबी हुई। इसमें तो सैकड़ों पीढ़ी लगी होंगी, और जब तक नीचे घास सूखी और पेड़ हरे बने रहे। आपने बकरियों को भी चरते देखा होगा, 2 टांग पेड़ के ऊपर झाड़ियों पर रख करके पत्ते खाती है, उसकी गर्दन नहीं हुई जिराफ जैसी। क्यों नहीं हुई? दोस्तों मुझे लगता है इन्होंने लेमार्क के सिद्धांत को ही डार्विन का सिद्धांत समझ लिया है, क्योंकि पहले जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनसे भी कुछ ऐसा ही जाहिर होता है। लेमार्क का सिद्धांत हमारी कोर्स की किताबों में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन एक गलत सिद्धांत के तौर पर। लेमार्क एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के विकास का एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि जीवों का विकास उनकी एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक यानी उपार्जित विशेषताओं से होता है। एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक यानी वो शारीरिक क्षमताएं जो कोई जीव किसी एनवायरनमेंट में खुद को बचाए रखने के लिए विकसित करता है। उनका मानना था कि जीवों के भीतर एक वाइटल फोर्स होती है जो जीवन के संघर्ष के दौरान नई और उपयोगी शारीरिक क्षमताओं को पैदा करती है, और यही शारीरिक क्षमताएं फिर आगे चलकर आगे के वंशों में चली जाती हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में जिराफ का उदाहरण दिया था। उनका कहना था कि पहले जिराफ की गर्दन हिरन और घोड़ों जैसी ही छोटी थी, लेकिन घास की कमी होने के कारण उनके पूर्वजों को ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिहाजा उनके पूर्वजों की गर्दन लंबी होती चली गई और इस तरह वर्तमान जिराफ की नस्ल पैदा हुई।
लेकिन आज हम जानते हैं कि लेमार्क की थ्योरी गलत है, क्योंकि जीवों द्वारा एक्वायर्ड की गई कोई भी शारीरिक क्षमता उनके बच्चों में नहीं जाती। उदाहरण के तौर पर, पहलवान का बेटा पैदाइशी पहलवान नहीं होता। यदि किसी परिवार में कई पुश्तों तक भी पहलवानी होती रहे, तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनके परिवार में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो कि पैदाइशी मांसल शरीर वाला हो। लेमार्क की थ्योरी एक अनसाइंटिफिक थ्योरी है, लेकिन आचार्य जी का लेमार्क की थ्योरी को यहां पर कोट करना यह बताता है कि इनको एवोल्यूशन के सही सिद्धांत की भी जानकारी नहीं है। बंदर की पूंछ गायब हो गई, ये विकास का सिद्धांत कहता है जिस अंग का उपयोग न किया जाए वो बेकार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे बंदर की पूंछ भी गायब हो गई, मनुष्य बन गया। बंदर पूंछ का क्या उपयोग करता है? ये कोई पूछे? कूदने भागने में बैलेंस बनाता है। तो कूदना भागना बंद कर दिया क्या उसने? एक जगह बैठा रहा, सैकड़ों हजारों वर्ष तक पीढ़ियां बैठी रही और पूंछ गायब हो गई। जरा सोचे, हम कान का क्या उपयोग करते हैं? कान की बाहरी संरचना ध्वनि तरंगों को अंदर भेजती है, और कोई एक्सरसाइज तो कान की नहीं करते, लेकिन कान तो गायब नहीं होता, नाक भी गायब नहीं होता, छिद्र रह जाने चाहिए थे, लेकिन ये विकासवादी को नहीं सूझता। अब देखिए, यहां पर फिर एक सवाल है जो कि ये दर्शाता है कि ये लेमार्क के सिद्धांत को ही डार्विन का सिद्धांत समझ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि किसी अंग की एक्सरसाइज ना करने पर वो अंग गायब हो जाता है, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि बंदर ने पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया, पूंछ को हिलाना डुलाना क्या बंद कर दिया, जिस वजह से उसकी पूंछ गायब हो गई। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। बंदर की पूंछ किस तरह गायब हुई, आइए मैं आपको आगे समझाता हूं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लेमार्क का मानना था कि जीवों के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है जो किसी अंग का उपयोग करने पर उसे विकसित कर देती है, और उपयोग न करने या उपयोग कम करने पर उसकी क्षमता में कमी करती है, और जिसके कारण वो अंग लुप्त भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि यह गलत सिद्धांत है। मनुष्य के पूर्वजों की पूंछ हिलाना डुलाना बंद कर देने की वजह से लुप्त नहीं हुई थी, बल्कि ये कुछ म्यूटेशंस का परिणाम था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी नए एनवायरनमेंट में वो म्यूटेशन जो उस जीव को किसी तरह सर्वाइवल में मददगार साबित होते हैं, बचे रहते हैं। पूंछ का लुप्त होना कई कारणों पर निर्भर करता है, जिनमें से एक प्रमुख कारण है मानव पूर्वजों का 2 पैरों पर चलना शुरू करना। जिस दौर में मानव पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया होगा, पूंछ निश्चित रूप से एक बड़ी बाधा रही होगी, क्योंकि ऐसे में यह जमीन पर घिसटती रहती होगी। तो ऐसे में वो म्यूटेशन जिनकी वजह से किसी इंडिविजुअल की पूंछ कुछ छोटी या लुप्त हो गई होगी, उसने उसे एक बड़ा एडवांटेज दिया होगा। लिहाजा यह म्यूटेशन भावी संतानों में खूब फैला। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ म्यूटेशन किसी क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ किसी अंग या क्षमता को प्रभावित भी करते हैं। हो सकता है ऐसे ही किसी म्यूटेशन ने उनकी पूंछ को प्रभावित किया हो, और जिसके कारण मानव पूर्वजों की पूंछ लुप्त हो गई हो। सभी बंदरों की पूंछ गायब नहीं, कुछ की हो गई, वो मनुष्य बन गए, कुछ आज भी बंदर हैं, कुछ आज भी हुआ है। और बंदर मनुष्य के बीच में प्राणियों की श्रृंखला कहां गई? और फिर आश्चर्य की बात है कि विकास जाकर के मनुष्य पर रुक गया। मनुष्य में परिवर्तन नहीं आ रहा, वो वैसा का वैसा। अब ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं, ये तकरीबन वही है जो कि एवोल्यूशन की जानकारी ना रखने वाले अक्सर पूछते हैं। यानी कि जब बंदर से इंसान बन गया, तो बंदर फिर मौजूद क्यों है? वे बंदर इंसान क्यों नहीं बने? यह सवाल कुछ ऐसा है कि यदि तने से शाखाएं विकसित होती हैं, तो तना क्यों है? एवोल्यूशन के प्रोसेस को ठीक से ना समझने के कारण बहुत सारे लोग अनजाने में इसे एक लीनियर प्रोसेस समझते हैं, जिसमें समय के साथ एक जीव एक तय क्रम में एक से दूसरे जीव में बदलता जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जैसा कि मैंने इस वीडियो में समझाया कि एवोल्यूशन जेनेटिक वेरिएशन, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है। किसी भी नई प्रजाति के विकास के पीछे इन्हीं 3 कारणों की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें कोई जीव किस तरह विकसित होगा ये बहुत कुछ रैंडम म्यूटेशन और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एवोल्यूशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका उद्देश्य किसी जीव को निरंतर जटिल जीव में बदलते जाना हो। एवोल्यूशन का मुख्य आधार सर्वाइवल है। कोई भी ऐसा गुण जो किसी जीव को किसी तरह सर्वाइव करने में मदद करे, वो एक पॉपुलर ट्रेड बन जाता है। वो एक कोशिकीय जीव जिन्होंने इस धरती पर जीवन को विकसित किया था, उनके वंशज आज भी अपनी तमाम खासियतों जैसे छोटा आकार, फास्ट रिप्रोडक्शन, टफ एनवायरनमेंट में बचे रहने की क्षमता के कारण बैक्टीरिया के रूप में मौजूद हैं। वे उन प्राचीन जीवों के वंशज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। वो भी समय के साथ बदले हैं और बदल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक दिन मछली, बंदर या इंसान बन जाएंगे। हर जीव, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या फिर कोई बंदर, अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ सरवाइव करने में सक्षम है। और जब तक वो अपनी वर्तमान मौजूद क्षमताओं के साथ सरवाइव करने में सक्षम है, वो इसी रूप में बने रह सकता है।